नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश गोस्वामी आप सभी का अपने YouTube चैनल D2H सर में स्वागत करता हूँ। आज हम हिंदी का पहला टॉपिक वर्ण विचार देखेंगे। वर्ण पर विचार करेंगे। वर्ण विचार में सबसे पहले है वर्ण। वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, इन सभी पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए वर्ण, ऐसी ध्वनि जिसे और अधिक भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। ऐसी ध्वनि जिसे और अधिक भागों में नहीं तोड़ा जा सकता वर्ण कहलाता है। ठीक है, कैसे नहीं तोड़ सकते और अधिक भागों में, तो मैं आपको तोड़ कर दिखा देता हूं कि एक शब्द लिया राम। राम आपका एक शब्द है। राम से वर्ण को अलग करते हैं। रा अलग निकाल दिया, माँ अलग निकाल दिया। ठीक है, रा को भी तोड़ा तो रा में एक ये रा से आ हटा दिया तो व्यंजन बच गया। इधर देखेंगे तो बड़ा वाला आ प्लस माँ, माँ में भी क्या छुपा है आपका आ छुपा है। और तोड़ दो, ये रा प्लस आ प्लस माँ प्लस आ, इसे ना भी तोड़ोगे तो चलेगा। देखो अब इस रा को और तोड़ सकता हूं क्या? नहीं तोड़ सकते। इस आ को तोड़ सकते क्या? इस आ को तोड़ सकते। इस माँ को भी नहीं तोड़ सकते और इस आ को भी नहीं तोड़ सकते। तो यही जो अक्षर है यही क्या कहलाएंगे? आपके वर्ण कहलाएंगे। यानी ऐसी ध्वनि जिसे और अधिक भागों में और टूटेगा ही नहीं। तो यहाँ पर ये जो अंत में मिला यही कहलाते हैं आपके वर्ण कहलाते हैं। यहाँ लिखित भाषा की, कैसी भाषा की? लिखित भाषा की। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्वेश्चन आता है, पर भाषा की सबसे छोटी इकाई दो तरह से होती है, एक लिखित भाषा की, एक मौखिक भाषा की। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है आपकी वर्ण है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। भाषा की, मौखिक भाषा की सबसे जो छोटी इकाई है वो है आपकी ध्वनि। अब ध्वनि क्या होती है? तो मुख में से उत्पन्न कंपन, मुख का कंपन ही क्या कहलाता है? ध्वनि। उस कंपन को जब अपन लिख देते हैं वो चीज कहलाती है वर्ण। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वापस से लिख लिए वर्ण। आगे देखते हैं वर्ण की एक और परिभाषा। एमपीपीएससी में अगर लिखना है तो एक परिभाषा ऐसी लिख सकते हैं और दूसरी परिभाषा, वर्ण ऐसी ध्वनि है जो अखंडनीय तथा अकाट्य हो, यानी जिसके खंड नहीं किए जा सकते तथा जिसे काटा नहीं जा सकता वो क्या हो जाएगा? आपका अकाट्य। ठीक है, इससे के और खंड नहीं कर सकते, इसे और काट नहीं सकते। आगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या है? तो शब्द से बात करते हैं अपन। शब्द किससे मिलकर बनते हैं? वर्णों से मिलकर शब्द बना। और शब्द से, जैसे राम एक शब्द है, शब्द से क्या अलग करे? वर्ण को अलग करा। शब्द से वर्ण अलग करने की ये पूरी प्रक्रिया ही कहलाती है आपकी वर्ण विच्छेद। उदाहरण आपको ये दे दिया है मैंने। आगे देखते हैं भाषा के रूप। तो भाषा के तीन रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? तीन। एक तो लिखित, एक मौखिक और तीसरा जो है आपका सांकेतिक होता है। एक लिखित और एक मौखिक और एक सांकेतिक। एक लिखित, मौखिक और सांकेतिक। मुख के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करना मौखिक रूप से करेंगे तो मौखिक, लिखित रूप में करेंगे तो लिखित, और संकेत के रूप में भी आदान प्रदान अपने विचारों का होता है, वो हो जाएंगे आपके सांकेतिक। भाषा का मौखिक रूप प्राचीनतम रूप कहलाता है कि जब किसी व्यक्तियों ने या जब लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे, तब मुख्य यहाँ आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान होता था। वो किस रूप में होता था? आपका मौखिक रूप में होता है। जबकि भाषा का जो लिखित रूप है वो कहलाता है आपका सुरक्षित रूप। क्यों है? क्योंकि अगर किसी से लिखवा कर ले लिया या लिखी हुई चीज कई वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं, जबकि किसी ने कुछ बोला है तो वो अपन सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखें, क्योंकि उसे अनेक वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके बाद आता है भाषा के अंग। भाषा के अंग
भाषा के अंग क्या होते हैं? जैसे कोई मानव है, उसके 2 हाथ है, 2 पैर है, मुंह है, उसी प्रकार भाषा के अंग कितने माने गए हैं? 5। कभी कहीं 4 लिखा हुआ मिलता है और कहीं कहीं 5 लिखा हुआ मिलता है। अपन पांचों देख लेते हैं। पहला कौन सा है? पहला है भाषा का अंग ध्वनि। ध्वनि में पहले ही बता चुका हूं, मुख के द्वारा उत्पन्न कंपन क्या कहलाता है? ध्वनि। यहाँ भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्वेश्चन 2 तरीके से आता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, जबकि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? वर्ण। इसी ध्वनि का लिखित रूप क्या होगा आपका? वर्ण। वर्णों से जो मिला है वो क्या बन गया? शब्द। वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? शब्द। बस उस एक चीज में एक सार्थक लगाना आवश्यक है, क्योंकि वर्णों का मेल तो ये ही लिखा आ क था, इसका कोई अर्थ है क्या? इसका निश्चित अर्थ नहीं होता। जबकि राम, जैसे मैंने क्या लिखा? राम। राम एक ध्वनि समूह है, पर ये कैसा है? सार्थक। राम प्रभु श्री राम या किसी अन्य का नाम हो सकता है। आगे, इसी राम का जब शब्द में प्रयोग, वाक्य में प्रयोग कर लेंगे, कहाँ प्रयोग कर लेंगे? वाक्य में, तब वो पद कहलाता है। यानी शब्द का जब वाक्य में प्रयोग होता है वो कहलाता है पद। जैसे राम खाना खाता, खाना खाता है, तो यहाँ पर ये जो राम है ये क्या कहलाएगा? पद। और अलग कर लेंगे तो क्या कहलाएगा? शब्द। ठीक है। इसके बाद वाक्य जो है भाषा की पूर्ण इकाई है। ये वाक्य कर्ता कर्म वगैरह जो है वाक्य वाले चैप्टर में अपन समझ लेंगे। ठीक है। राम खाना खाता है, ये पूरा एक वाक्य है। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चन? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द। आ का कोई अर्थ नहीं होता, का अर्थ नहीं होता, खा का अर्थ नहीं होता, यानी वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। वही शब्द की बात करें तो एक निश्चित अर्थ, यानी अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द। शब्द का प्रयोग किया जाता है पद। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, भाषा की पूर्ण इकाई क्या है? तो भाषा की पूर्ण इकाई है आपकी वाक्य, या भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। आगे देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला समझ लेते हैं, वर्णमाला की परिभाषा क्या है? तो वर्णमाला नाम से स्पष्ट है, वर्ण अलग है, माला अलग है, यानी वर्णों की माला ही क्या कहलाती है? वर्णमाला। बस एक कंडीशन लगती है साथ में, वो क्या होनी चाहिए? व्यवस्थित होना चाहिए। ऐसे अलग अलग नहीं रख सकते, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को भी क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। ये व्यवस्थित इंपोर्टेंट है, ऐसे कैसे क्वेश्चन इस साइड में पूछे जाते हैं। इसके बाद वर्णमाला में किन किन को रखा जाता है, यानी वर्णमाला के कितने भेद है? तो कितने भेद है? 3। पहला है आपका स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है आयोगवा। इसके बाद अपन देखेंगे स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, आयोगवा। एक एक करके इन तीनों को पढ़ लेते हैं। आगे चलते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वर की परिभाषा, ऐसी ध्वनि जिनके उच्चारण में हवा निर्बाध गति से निकलती है। ऐसी ध्वनि जिनके उच्चारण में हवा निर्बाध गति से निकलती है। अब ये निर्बाध क्या होता है? निर्बाध का मतलब होता है बिना रुकावट के। किसके? बिना रुकावट के जो ध्वनि निकलती है वो क्या कहलाती है? स्वर। यानी जब कंठ से ध्वनि निकलती है तो कुछ भी कंठ, गला वगैरह गले से निकलती है, कंठ भी नहीं आना चाहिए, तालु भी, जीभ भी, दंत कुछ भी बीच में नहीं आया तो क्या कहलाएगा? स्वर। ठीक। इसके बाद बात करते हैं, ये मौलिक होते हैं एवं स्वतंत्र होते हैं। आप स्वतंत्र कैसे होते हैं? इनको उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जबकि इसके विपरीत व्यंजन को उच्चारण करने के लिए किसकी सहायता पड़ती है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो स्वर को उच्चारण करने के लिए किसी की सहायता नहीं चाहिए, जबकि व्यंजन को उच्चारण करने के लिए किसकी सहायता चाहिए? आपकी स्वर। संख्या की बात करें तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 11। संस्कृत में स्वरों की संख्या कौन सी होती है? 13। अभी अपन 11 देख लेते हैं और उसके बाद संस्कृत के भी 2 इसमें ऐड करके देख लेते हैं। अगर कोई भी पूछे स्वरों की संख्या तो कितनी होती है? 11। 13 पे लट्टू मत हो जाना। 11 कौन कौन सी? आ,
ई ई ऊ, ये दो की पेड़, ये दो की पेड़। ऋषि कैसा है? अकेला, फिर दो की पेड़ और फिर दो की पेड़। ऋषि बड़ा वाला भी होता है, ये अपन कौन सा पढ़ते हैं? छोटा वाला। ये कौन सा है? छोटा वाला। इससे वर्णमाला में स्थान दिया है। इस बड़े वाले ऋषि को वर्णमाला में स्थान नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि इसका प्रयोग अब अपन नहीं करते। इसका प्रयोग कहाँ होता है? संस्कृत में। संस्कृत में एक तो हो गया 12वां स्वर और एक होता है इंद्रा, ये होता है आपका 13वां स्वर। यानी संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। आगे देखते हैं स्वर के भेद। स्वर के भेद कैसे होते हैं? तो पहला है उच्चारण काल के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारण काल के आधार पर यानी मुख से जब इनको उच्चारित करते हैं तो कितना समय लगता है। अगर सामान्य समय लग रहा है तो लघु स्वर, अगर सामान्य से 2 गुना समय लग रहा है तो दीर्घ या गुरु स्वर। इसके अलावा प्लुत स्वर 3 गुना समय लगता है तो प्लुत स्वर कहलाएगा। आई किसी समझ में? लघु स्वर देख लेते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में सामान्य समय लगता है। सामान्य समय उच्चारण करो आप, आ ई उ रि। अगर इन्हीं को अपन बड़े वाले या दीर्घ स्वर को उच्चारण करेंगे तो आ की जगह यहाँ आएगा आ, डबल समय लगता है। जैसे एक बोलते हैं आ और इधर बोलोगे आ, तो इससे ठीक दुगना समय कहाँ लगेगा? यहाँ। अगर आ को बोलने में 0.001 सेकंड लग रहा है तो आ को बोलने में 0.002 सेकंड लगेगा। ठीक है, आई चीज समझ में? लघु स्वरों की संख्या कितनी है? 4। एक तो हो गया आ, एक हो गया आपका ई, एक हो गया उ और एक होता है रि। ठीक, आ ई उ और रि। इसके बाद बात करते हैं दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय लगता है। अरे बने भी तो इन दोनों से मिलकर, किसी न किसी से मिलकर बने हैं, इसीलिए 2 गुना समय लगता है। संख्या कितनी है? 7। इन्हें मात्रा कैसे दर्शाया जाता है? एस से। आ किससे मिलकर बना? आ प्लस आ से मिलकर बना है। ई किससे मिलकर बना? ई प्लस ई से मिलकर बना है। ऊ किससे मिलकर बना? ऊ प्लस ऊ से मिलकर बना है। ठीक है, आ है आपका आ प्लस आ से मिलकर, ई जो बना है ई प्लस ई से मिलकर, ऊ बना है ऊ प्लस ऊ से मिलकर। इसके बाद ये तीनों तो समान स्वरों के मेल से बने हैं। ये तीनों कैसे बने हैं? समान स्वरों के मेल से। जबकि ये चारों असमान स्वरों के मेल से बने हैं, इसीलिए ये चारों पूछे जाते हैं। इन चारों में भी एक ये वाला इंपॉर्टेंट है और एक ये वाला है। कैसे है कि ये जो ए है ये बना है आ प्लस ई से मिलकर। किससे बना है? आ प्लस ई से। और ये जो बड़ा वाला है ये बना है आ प्लस ए से। और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। आई चीज समझ में? ठीक, वो जो बना है आ प्लस ऊ से मिलकर बना है। ठीक है, इसके बाद औ जो बना है आ प्लस ओ से मिलकर बना है। आई चीज समझ में? एक तो ये वाला एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और एक ये वाला पूछा जाता है। ठीक है, लघु स्वर को एक मात्रिक कहा जाता है क्योंकि इनकी मात्रा एक, और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक कहा जाता है। अब तीसरा जो स्वर है वो है प्लुत स्वर। प्लुत का अर्थ पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? प्लुत का अर्थ। प्लुत का अर्थ है उछलता हुआ। प्लुत का अर्थ कैसा है? उछलता हुआ। देखो ये 3-3 की पेड़ में इसे कितना ही लंबा कर सकते हैं। किस काम आता है? मंत्र उच्चारण में, संगीत में, किसी को चिल्लाने में, पुकारने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनके उच्चारण में कितना समय लगता है? 3 गुना। इनके समय की गिनती कितनी है? 3। आगे उदाहरण पर देख लेते हैं। उदाहरण भैया है राम, ऐसा राम लिखा हुआ देखा तो हे राम। यहाँ पर इस बीच को ऐसे 3-3 की पेड़ में कितना ही लंबा आप खींच सकते हो। आया इतना समझ में? तो 3 स्वर हो गए, लघु स्वर या ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। इसके अलावा तीसरा है आपका प्लुत स्वर। आगे देखते हैं, एक और होता है आगत स्वर।
आगत स्वर किसे कहा जाता है? तो आगत स्वर आ को कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, आगत स्वर क्या है? तो आगत स्वर आ है। इसका उच्चारण स्थान भी पूछते हैं। इसका उच्चारण ओ और आ के मध्य होता है। किन दोनों के बीच में होता है? ओ और आ के मध्य होता है। ठीक है, आगे देखते उदाहरण, कॉलेज और कॉपी। यहाँ का क्या है? यही वाला आ है। ठीक, इसके बाद होठों की स्थिति के आधार पर, तो होठों की स्थिति, होठ अपने पास है, बोलकर देख लेंगे। अगर होठ गोल हुआ तो वृत्तमुखी, और गोल नहीं हुआ तो अवृत्तमुखी। अब किन किन में गोल होता है? बोलकर देख लेते हैं। आ, ई, उ। ऊ में गोल हुआ तो देख लेंगे वृत्तमुखी में एक तो छोटा वाला ऊ, एक बड़ा वाला ऊ, एक ओ आता है और एक क्या आता है? औ आता है। ठीक, और बाकी बचे सारे कहाँ चले जाएंगे? अवृत्तमुखी में चले जाते हैं। जीभ के आधार पर, मोस्ट आईएमपी है, जीभ के आधार पर स्वर के भेद। ठीक, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि आ का जीभ में स्थान कौन सा है? तो आ का जीभ में कौन सा स्थान है? मध्य स्थान है। इसके बाद ए, आई, ई, ये आगे से बोले जाते हैं, यानी जीभ में इनका स्थान कौन सा है? अग्र वाला, यानी आगे वाला, और पीछे से ये बाकी चारों बोले जाते हैं। पश्च भाग से आ, उ, ओ और औ बोले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद संधि के आधार पर, संधि के आधार पर स्वर के भेद, है ना, ये गलत लिख दिया। स्वर के भेद कितने होते हैं? दो होते हैं। एक तो होता है मूल स्वर और दूसरे होते हैं संधि स्वर। मूल स्वर कौन कौन से? वही लघु स्वर वाले क्या हो जाएंगे? मूल स्वर, और दीर्घ स्वर वाले क्या हो जाएंगे? आपके संधि स्वर। दीर्घ संधि में बनता है आ, ई और उ। आ किससे मिलकर बना है? आ प्लस आ से मिलकर बना है, इसीलिए दो आ से मिलकर बना, तभी तो क्या कहलाएगा? दीर्घ। दो ई से बना बड़ी ई, दो उ से बना बड़ा उ, इसीलिए क्या कहा जाता है? इसे दीर्घ संधि। इनमें दो संधि आ जाती है, गुण संधि और संयुक्त संधि, इसीलिए ए, आई, ओ, औ इन चारों को बोला जाता है संयुक्त संधि बोला जाता है। आई की चीज समझ में। इसके बाद आगे चलते हैं व्यंजन। तो व्यंजन अपन अगले लेक्चर में यानी कल देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना हो सके उतना। धन्यवाद।